नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, आज आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त और काफी हद तक सच्चाई पर आधारित एक स्टोरी लेकर के आ चुका हूं। साथियों, मैं जानता हूं कि इस स्टोरी को सुनने के बाद काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद इस सच्चाई पर यकीन ना कर पाए, लेकिन जिस इंसान ने हमारे साथ ये कहानी शेयर की है वही जानता है कि उसके साथ कितनी बुरी बीती है। यानी जिसके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं वहीं इन चीजों पर यकीन कर सकता है। तो साथियों, आज की ये कहानी हमारे साथ जेल में रहने वाले एक कैदी ने शेयर की है। फिलहाल में वो कैदी जमानत पर बाहर आ चुका है और यह घटना उसके साथ लगभग 2 साल पहले कोलकाता की एक जेल में घटित हुई थी। उस कैदी का नाम है राजेंद्र मुखर्जी। ये पूरी स्टोरी राजेंद्र ने ही हमें बताई है। राजेंद्र वैसे तो बहुत ही बदमाश किस्म का इंसान है, लेकिन इस घटना ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। जिस इंसान को कभी किसी चीज का खौफ नहीं रहा, लेकिन उस एक घटना ने इसकी पूरी जिंदगी हिला दी थी। तो बात यह है कि कुछ समय पहले मैं किसी काम के सिलसिले में एक वकील से मिलने गया था और बातें करते करते ही वहीं पर मुझे राजेंद्र मिल गया। हमारी नॉर्मल बातचीत हुई और तभी उसने अपने केस के बारे में बताया। और जब उसने ये जिक्र किया कि उसके साथ जेल में बहुत ही भयानक और डरावना हादसा हुआ था, तो फिर उसकी कहानी को जानने में मेरा भी इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया और मैं आराम से बैठकर उससे पूरी कहानी सुनने लगा। उसने एक एक करके अपने साथ बीती हुई पूरी घटना का विस्तार से वर्णन किया। तो साथियों, कहानी को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारी लॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस रिश्ते को दिल से मजबूत कर लीजिए। और जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे, ताकि आखिर में मैं अपने लॉयल मेंबर्स के नाम ले सकूं। और अगर आपके पास भी अपनी कोई कहानी है तो वह मुझे जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए अब इस कहानी को आप मेरे ही पर्सपेक्टिव से सुनिए, क्योंकि राजेंद्र ने मुझे ये कहानी मिक्स में करके बताई थी। उसको मैंने अपने पर्सपेक्टिव से तैयार किया है। राजेंद्र मुखर्जी कानून का एक अपराधी था जो धोखाधड़ी और अपनी बीवी की हत्या के जुर्म में कोलकाता की अलीपुर जेल में बंद था। राजेंद्र एक कपड़ा व्यापारी था, लेकिन बस नाम का व्यापारी, क्योंकि उसका असली धंधा तो लोगों के साथ फ्रॉड करना था, लोगों को धमकाना, मारना और पीटना था। राजेंद्र का रवैया थोड़ा गुस्सैल और शैतान प्रकृति का भी था, जिसका खामियाजा उसे बुरी तरह चुकाना पड़ा। फिलहाल अलीपुर जेल वर्ष 2019 में बंद हो चुकी है। यह कहानी 21वीं सदियों के शुरुआती दौर की है। जून की भीषण गर्मी में राजेंद्र नाम के एक अपराधी को कोलकाता की अलीपुर जेल में लाया गया। जेल में प्रवेश करने के बाद जेल के कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ प्रशासनिक कार्य होते हैं, उसके बाद ही बैरक में ले जाया जाता है, जैसे कि कुछ स्वास्थ्य संबंधी जांच और भी बहुत कुछ। राजेंद्र मुखर्जी के साथ भी यही सब हुआ और उसे सबसे आखिरी की बैरक में ले जाया जाने लगा। नए कैदी को देखकर अन्य कोठरी में बंद कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगे। राजेंद्र उन सभी कैदियों को घूर घूर कर देख रहा था, लेकिन आखिर में उसे एक कोठरी में अन्य 3 कैदियों के साथ बंद कर दिया। साथ ही उसे सख्त हिदायत भी दी गई कि यहां वो अन्य कैदियों के साथ अच्छे से रहे। कैदियों के बीच रहने के लिए भी जिगरा चाहिए होता है। सीधा साधा आदमी कभी कभी अन्य या पुराने कैदियों के शिकार हो जाते हैं, लेकिन राजेंद्र ऐसा नहीं था। वो बहुत बलवान और ऐंठू किस्म का आदमी था, या उसे हम निडर भी कह सकते हैं। जेल कर्मी राजेंद्र को हिदायत देकर वापस अपने काम में लग गए। इधर राजेंद्र चाहता था कि वो जेल में अपना दबदबा बना ले, जैसे कि उसने अपने इलाके में बना रखा था। कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक हफ्ते बाद राजेंद्र मुखर्जी का अपने साथी कैदियों के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया। झगड़े की शुरुआत छोटी मोटी बहस से शुरू हुई थी, लेकिन बाद में उसने विकराल रूप ले लिया और हाथापाई शुरू हो गई। जैसे ही यह खबर जेलर के पास पहुंची, वह अन्य जेल कर्मियों को लेकर तुरंत राजेंद्र मुखर्जी की कोठरी के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि लड़ाई अभी भी जारी थी। जेलर ने अन्य जेल कर्मियों के साथ जैसे तैसे करके उन सभी कैदियों को अलग किया। राजेंद्र मुखर्जी को मिलाकर कुल 4 कैदी उस कोठरी में थे।
आनन फानन में सभी की दवा पट्टी की गई और जांच में पता चला कि सारी गलती राजेंद्र मुखर्जी की ही थी। वो अपने साथी कैदियों को हिंजड़ा कहकर चिढ़ा रहा था, जिससे वे कैदी उत्तेजित हो गए और उन्होंने राजेंद्र पर हमला कर दिया। दरअसल राजेंद्र ही कुछ शैतान प्रकृति का था। बाद में उससे की गई पूछताछ में उसने ये बयान भी दिया था कि उसने ऐसी शैतानी इसलिए की क्योंकि बहुत दिन से उसके हाथों में खुजली हो रही थी और उसने किसी को पीटा नहीं था। ऐसा बयान सुनकर जेलकर्मी भी आश्चर्य में थे। क्या कोई इतना मानसिक रूप से बीमार हो सकता है? फिलहाल जेल कर्मियों ने राजेंद्र मुखर्जी को सबक सिखाने के लिए उसे फांसी कोठी के सामने वाले बैरक में बंद करने की सजा दी। फांसी कोठी को अधिकतर सभी बैरक से दूर बनाया जाता है ताकि जेल के कैदी उसे देखकर भय न खाए, और इसीलिए अक्सर जेल में यही होता है। जब किसी कैदियों में झगड़ा होता है या कोई कैदी जेल के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे सजा के तौर पर फांसी कोठी के पास के या सामने के बैरक में बंद कर दिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए। इसके पीछे की वजह यह है कि वह कैदी को डराना चाहते हैं कि अगर उन्होंने दोबारा कोई जुर्म किया तो उन्हें फांसी हो सकती है। जब कैदी फांसी कोठी को या फांसी के फंदे को देखते हैं तो वह भय से दोबारा कोई गलती करने से डरते हैं। ऐसा ही कुछ राजेंद्र मुखर्जी के साथ भी हुआ था। उसे भी एक अलग अकेली कोठरी में बंद कर दिया गया। ये सारा वाकया दोपहर का था। लड़ाई करने के बाद राजेंद्र सुकून से अकेले कोठरी में सो गया और शाम के खाने के समय पर ही उठा। खाना खाने के बाद उसकी नींद गायब हो चुकी थी क्योंकि वो दोपहर से सो ही रहा था। फांसी कोठी खुले आसमान के नीचे ही थी, जिसे राजेंद्र आराम से देख सकता था। उस समय उस कोठरी के पास कोई सिपाही भी तैनात नहीं था। शायद प्रशासन की कोई कमी रही थी या फिर राजेंद्र के मन में भय पैदा करने की वजह से वहां कोई अन्य कैदी या फिर सिपाही मौजूद नहीं था। राजेंद्र अपनी कोठरी में इधर से उधर टहले जा रहा था। वो अकेला था और चारों तरफ सन्नाटा भी था। उसे वो सन्नाटा खाए जा रहा था। उसकी आंखों से नींद ओझल हो चुकी थी। जब उसकी नजर सामने फांसी के फंदे के ऊपर पड़ी तो वो कल्पना करने लगा कि आखिर फांसी कैसे होती होगी, कैसे लीवर खींचा जाता होगा। वो अपनी एक कल्पना में था कि अचानक उसे फांसी के तख्ते के पास एक आदमी नजर आया जिसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। उस आदमी के दोनों हाथ पीछे की ओर करके बंधे हुए थे। राजेंद्र गौर से उस आदमी को देख रहा था। वो आदमी चुपचाप फंदे के पास जाता है और फंदा अपने आप गले में पड़ जाता है और अचानक उस आदमी के पैरों के नीचे का तख्ता खुल जाता है, जिस वजह से वो लटक जाता है। वो आदमी अपने पैरों को आपस में रगड़ रहा था। उसकी जान निकल रही थी। ये नजारा देखकर राजेंद्र चीख पड़ता है। उसकी चीख सुनकर दो सिपाही भागकर राजेंद्र की तरफ आते हैं। वो राजेंद्र से पूछते हैं, क्या हुआ? चीखे क्यों? राजेंद्र एक बार फिर फांसी के तख्ते की तरफ देखता है। अब उसके सामने कोई कुछ नहीं था। राजेंद्र हकलाते हुए कहता है, कुछ नहीं, मुझे पानी चाहिए। उनमें से एक सिपाही कहता है, ठीक है, मैं लेकर आता हूं। वह सिपाही जाते जाते रुकता है और राजेंद्र की कोठरी के अंदर नजर डालता है तो वहां एक घड़ा रखा हुआ था। वह सिपाही कहता है, घड़ा तो रखा है, उसमें पानी खत्म हो गया क्या? तभी राजेंद्र थोड़ असमंजस में पड़ते हुए कहता है, अरे हाँ, मैंने देखा ही नहीं, माफ कीजिए। अभी दोनों सिपाही बिपिन और भुवन राजेंद्र की कोठरी के बाहर ही खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे। बिपिन भुवन से कहता है, क्या सर ने यहां किसी को तैनात नहीं किया? भुवन भी जवाब देता है, हाँ, शायद इस राजेंद्र को सबक सिखाने के लिए, ताकि यह अकेले पड़े पड़े और बोर हो जाए। बिपिन बोला, लेकिन मैंने इस जगह के बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं, क्या वह सच है? भुवन ने कहा, कैसी अफवाहें? बिपिन ने कहा, मैंने सुना है कि 1 महीने पहले यहां किसी आदमी को फांसी दी गई थी। यहां उसी की आत्मा टहलती है और रात में यहां आने जाने वाले लोगों को परेशान करती हैं। भुवन ने जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, चलो यहां से चलते हैं। बिपिन ने कहा, लेकिन कैदी को हम अकेले नहीं छोड़ सकते ना, यह तो नियमों के खिलाफ है। कहीं इसने आत्महत्या या कुछ और हरकत कर ली तो बात तो हम लोगों पर ही आएगी। भुवन बोला, अरे
तुम इस बात की टेंशन क्यों लेते हो? जब हमें ऊपर से आर्डर ही नहीं है यहां रुकने के लिए, तो हम क्यों रुके? बिपिन ने कहा। लेकिन यहां के कुछ कैदी बता रहे थे कि यह जगह सही नहीं है। यहां के दूसरे गार्ड ने भी यहां कुछ अजीब हरकतें देखी हैं। भुवन ने कहा, अब तुम फालतू बातें मत करो, यह जेल है। इस तरह की अफवाहें उड़ाना आम है। इन कैदियों का क्या है, खुद तो कोठरी में पड़े रहते हैं, थोड़ा बहुत काम किया तो किया, बाकी हमारे लिए मुसीबत का सबक बनते हैं। चलो यहां से। भुवन बिपिन का हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। जैसे ही दोनों सिपाही 2-4 कदम आगे बढ़ते हैं, राजेंद्र उन्हें रोकता है और उनसे पूछता है, सर, क्या यहां कोई गार्ड खड़ा नहीं होगा? राजेंद्र के मुंह से यह सुनकर भुवन मुस्कुराता है और उसकी बात का जवाब दिए बिना ही वहां से वे दोनों सिपाही चले जाते हैं। मानो या ना मानो, लेकिन राजेंद्र के मन में एक डर घर कर गया था। वह एक दबंग किस्म का आदमी था, लेकिन इस तरह डर का एहसास उसे पहली बार हुआ था। लेकिन फिर भी उसने मन को शांत किया और खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद वह अकेले सुनसान जगह पर है, इसीलिए उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि फांसी पर कोई लटक रहा है। खैर, उसने अपने पास रखे घड़े से पानी निकालकर पिया और जमीन पर लेट गया। अब उसकी मंशा सोने की थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसे फिर से कोई चीज नजर आए। उसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन वह बहुत बेचैन था। वह फिर से उठकर बैठ गया। तभी उसे किसी के रोने और सिसकियां भरने की आवाज आई। सिसकियां भरने की आवाज इतनी तेज थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके बराबर में बैठकर कोई रो रहा हो। राजेंद्र ने दाएं बाएं देखा, उसे कुछ नजर नहीं आया। वह भागकर कोठी के दरवाजे पर खड़ा हो गया और इधर उधर झांकने लगा, लेकिन उसे फिर भी कोई नजर नहीं आ रहा था और अब भी रोने की और सिसकारियां भरने की आवाज जारी थी। राजेंद्र ने आवाज लगाकर पूछा, कौन है? कौन है यहां? तभी वह रोने की आवाज बंद हो गई। राजेंद्र भी शांत था, लेकिन कुछ पल बाद ही वह आवाज हंसी में बदल गई। इस बार राजेंद्र थोड़ा घबरा गया। उसने दोबारा पूछा, कौन है यहां? कौन मजाक कर रहा है? सामने आओ। लेकिन वह हंसने की आवाज बंद नहीं हुई। राजेंद्र मन ही मन सोचता है कि कहीं यह जेल कर्मियों की तो करतूत नहीं है मुझे डराने की। इसीलिए वह थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करता है और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन ये क्या, उसे फिर से वही आदमी फांसी के तख्ते के पास दिखाई देता है, जिसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। राजेंद्र अब थोड़ा डर गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है। वह सोचता है कि मैंने तो आज शराब भी नहीं पी है कि मुझे कोई वहम हो। राजेंद्र अपनी आंखें मलता है और दोबारा सामने की ओर देखता है, और अब भी वह आदमी फांसी के तख्ते के पास ही खड़ा था। अचानक वह आदमी फांसी के तख्ते से नीचे उतरता है और धीरे धीरे चलता हुआ राजेंद्र की कोठरी के पास बढ़ने लगता है। यह देखकर राजेंद्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि उस आदमी का चेहरा काले रंग के कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन वह एक सीध में बिना देखे राजेंद्र की कोठरी की तरफ बढ़ रहा था। राजेंद्र यह देखकर घबरा गया कि ऐसे कैसे कोई बिना देखे एक सीध में उसकी तरफ आ सकता है। राजेंद्र अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया, लेकिन वह निशब्द था। उसके मुंह से किसी भी तरह की आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। वह आदमी राजेंद्र की कोठरी के गेट तक आ गया। कोठरी के गेट और उसकी पीछे की दीवार की लंबाई अच्छी खासी थी। राजेंद्र इतना घबरा गया कि वह अब दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया, और देखते ही देखते उस काले कपड़े से ढके हुए आदमी ने गेट के सरिये में अंदर की ओर अपना हाथ अंदर डाला, और उसका हाथ लंबा होता चला गया जब तक कि उसने राजेंद्र की गर्दन नहीं पकड़ ली। यह देखकर राजेंद्र ने पूरी जान लगाकर चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी चीख काफी हल्की थी और वह इस बात को समझ पा रहा था कि शायद उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही है। उसने उस आदमी के हाथ को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब था। राजेंद्र समझ चुका था कि ये कोई आदमी नहीं, एक भूत है। राजेंद्र खुद में इतना बलवान था कि वो अकेले 2-3 आदमी से निपट सकता था, लेकिन अफसोस ये एक भूत था। राजेंद्र को जब ये एहसास हुआ कि ये एक भूत है और उसकी आवाज दूसरों तक नहीं पहुंच रही है, तो उसने मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया।
वह लगातार मन ही मन पाठ कर रहा था और कुछ ही देर में उस भूत की पकड़ ढीली हो गई। जैसे ही उसकी पकड़ ढीली हुई, राजेंद्र ने उसका हाथ जोर से पकड़कर झटक दिया और अपने आप ही उस भूत का हाथ छोटा हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर राजेंद्र ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, कोई है, कोई मुझे बचाओ। उसकी आवाज अंदर की कोठरियों तक जा रही थी और समय भी रात का था, इसलिए आवाज ज्यादा गूंज रही थी। राजेंद्र की आवाज कुछ कोठरियों तक तो बहुत ही साफ तौर पर जा रही थी। कुछ कैदी भी अपनी अपनी कोठरियों में घबरा गए और उन्हें इस बात की शंका भी हुई कि जरूर राजेंद्र को भूत दिखाई दिया होगा, जिसके बारे में जेल में अक्सर बातें होती हैं। जिस तरह कैदियों ने राजेंद्र की आवाज सुनी थी, उसी तरह पास के जेलकर्मी सिपाहियों को भी राजेंद्र की आवाज आई थी। राजेंद्र की आवाज सुनकर बिपिन और भुवन वापस राजेंद्र की तरफ भागते हुए आए। उन्होंने देखा कि राजेंद्र अभी भी चिल्ला रहा है। उन दोनों ने राजेंद्र को शांत कराया। भुवन ने आते ही कहा, क्यों चीख रहे हो? अगर जेलर साहब आ गए तो तुम्हारी पिटाई कर देंगे। राजेंद्र घबराता हुआ कहता है, सर प्लीज, मुझे यहां नहीं रहना, मुझे यहां से निकाल दो। चाहे आप मेरी पिटाई कर लो, लेकिन मुझे यहां नहीं रहना। भुवन गुस्से में कहता है, ज्यादा दिमाग खराब मत करो, मुझे पता है तुम ड्रामा कर रहे हो, चुपचाप बैठे रहो। बिपिन ने कहा, एक बार इसकी बात सुन तो लो। भुवन बोला, अरे यार, तुम्हें नहीं पता, ये कोई ऐसा वैसा बदमाश नहीं है, तुम्हें इसकी सुबह की बात तो पता है ही, यह हमारे साथ भी चाल चल रहा है। राजेंद्र गिड़गिड़ाता हुआ बोला, प्लीज सर, गेट खोल दो, आप मुझे किसी दूसरी कोठरी में बंद कर दीजिए, लेकिन मुझे यहां नहीं रहना। भुवन जोर से राजेंद्र को डांटता है और कोठरी के बाहर लगे ताले को चेक करता है कि वह ठीक से लगा हुआ है या नहीं। राजेंद्र दोबारा कहता है, सर प्लीज, यहां पर एक भूत है, मैं सच कह रहा हूं, आप मुझे यहां से निकाल लीजिए। भवन हंसता है और आसपास देखता है, कहां है? मुझे तो कोई भूत नजर नहीं आ रहा, और तुम तो बहुत बदमाश बनते हो ना, तो भूत से निपट लेना। राजेंद्र बोला, सर प्लीज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। वह फांसी के तख्ते पर था और वो मेरी तरफ बढ़ा। उसने मेरी गर्दन पकड़ी। चलिए सर, आप मुझे इस कोठरी से मत निकालिए, लेकिन प्लीज आप यहां खड़े रहिए, मुझे डर लग रहा है। भुवन ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें डर भी लगता है? मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ लोगों को डराना जानते हो, इसीलिए तुम्हें यहां पर रखा गया है, ताकि तुम डरो और दूसरे के डर को भी समझो। अभी ज्यादा नाटक मत करो, चुपचाप पड़े रहो, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, जेलर साहब तुमसे खुद निपट लेंगे, उन्हें बताना ये अपनी भूत वाली कहानी। इतना कहकर भुवन जाने लगता है, लेकिन बिपिन को राजेंद्र पर तरस आ रहा था, लेकिन वह अभी नया था, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। खैर, भुवन और विपिन राजेंद्र की बातों को झूठ मानकर वहां से चले जाते हैं। राजेंद्र इतना घबराया हुआ था कि वह पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ ही करता रहता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वापस वह भूत उसे मारने ना आ जाए। राजेंद्र के साथ हुए उस वाक्य ने उस रात राजेंद्र की नींद पूरी तरह से उड़ा दी थी। अगली सुबह होती है, दिन निकलता है और जेलर साहब राजेंद्र को जाकर खूब फटकारते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि राजेंद्र जेल कर्मियों को परेशान करने के लिए कोई भी कहानी बना सकता है। जैसे उसने अपने कैदी साथियों को छेड़ा था, ऐसे ही वह जेल कर्मियों को छेड़ रहा था। राजेंद्र अपनी सफाई देता है, लेकिन जेलर उसकी एक नहीं सुनते हैं और राजेंद्र से कहते हैं, कल रात तुमने जेल के सिपाहियों को परेशान किया था, अब मैं तुम्हारी सजा 3 दिन से 5 दिन कर देता हूं। तुम अभी 5 दिन और इसी जेल में काटोगे, और कल तो किसी कारणवश यहां गार्ड तैनात नहीं कर पाया था, लेकिन अब जानबूझकर यहां किसी को आने नहीं दूंगा। जेलर के मुंह से ऐसी सजा सुनकर राजेंद्र बुरी तरह घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर जेलर के सामने विनती की, लेकिन जेलर पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। जेलर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहां से चला गया और राजेंद्र बार बार उस फांसी के तख्ते को ही देखता रहा। हे भगवान, अब क्या होगा? यहां के जेल कर्मी तो मेरी एक भी नहीं सुन रहे। मेरी कल की रात ही इतनी भारी थी,
और अब 5 दिन। मुझे तो लगता है मैं आज की रात जिंदा ही नहीं बचूंगा। हे भगवान, तू ही कुछ मदद कर। राजेंद्र जैसा अपराधी जो कि अपने आप को बहुत कुछ समझता था और अपने आगे किसी और को कुछ भी नहीं, आज उसे डर का ऐसा एहसास हुआ था और शायद अब वह दूसरों के साथ गलत काम करने से डरेगा। आज वह अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था और उसे भगवान की शक्ति पर ज्यादा विश्वास था। रोज की तरह राजेंद्र फिर से दोपहर का खाना खाता है। वह थोड़ी देर सोने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसे रात की घटना याद आती है। हैरान करने वाली बात यह थी कि दिन भर में भी उसके पास खाना देने के अलावा कोई सिपाही भटका ही नहीं था। न केवल राजेंद्र के पास, बल्कि उसके आसपास के एरिया में भी नहीं। अब राजेंद्र ने इससे यह अंदाजा लगा लिया कि यह जगह अधिकतर खाली और सुनसान ही रहती है। यहां पर कोई बिना काम के नहीं आता होगा और उसके साथ जो घटना हो रही है वो शायद इससे पहले किसी के साथ हुई ही नहीं है, तभी कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा। आज राजेंद्र अपने गलती और बदमाशी के लिए पछता रहा था, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता है। आगे जो होना था उसे तो भुगतना ही था। जल्द ही शाम भी ढल जाती है और रात के खाने का समय हो जाता है। एक जेलकर्मी राजेंद्र को खाने की थाली लाकर देता है तो राजेंद्र उससे कहता है, भैया सुनो, क्या तुम आज रात यही बाहर रुक जाओगे? वह जेलकर्मी उत्तर देता है, क्यों, क्या हुआ? राजेंद्र ने कहा, यहां एक भूत है। कल रात उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। मैंने जेलर से भी कहा, लेकिन वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब अंधेरा हो चुका है, वो भूत फिर वापस आ जाएगा। वह जेलकर्मी हंसते हुए बोला, मुझे पागल समझा है क्या जो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूं? तुम जैसे न जाने कितने लोग यही कहते हैं जब उन्हें सजा से बचना होता है। अरे, जब यहां रुकना इतना कठिन लगता है तो ऐसी गलतियां करते ही क्यों हो जो सजा भुगतनी पड़े। अपनी बात कहकर वह जेलकर्मी वहां से चला जाता है और राजेंद्र उसे आवाज लगाता रहता है। राजेंद्र गुस्से में खाने की थाली को फेंक देता है और मन ही मन जेलर और जेलकर्मियों को गाली देता है। अब वह बेचैन होने लगता है। रात के लगभग 9 बजे थे। सभी कैदी अपने अपने बैरक में सो चुके थे। उधर जेलकर्मी अपने कामों में व्यस्त थे। गर्मी अपने चरम पर थी। राजेंद्र भी पसीना पसीना हो रहा था। राजेंद्र को पसीना आने की दूसरी वजह उसका डर भी था। वो बार बार अपनी नजरों को उस फांसी के तख्ते से ओझल करता रहता था। लगभग 1 घंटा बेचैन होने के बाद राजेंद्र को नींद आने लगी, क्योंकि वो पिछली रात भी ठीक से नहीं सोया था और न ही आज दोपहर सो पाया था। फिलहाल सब कुछ नॉर्मल था, इसीलिए उसकी झपकी लग गई। रात के कुछ 2 बजे होंगे। उसी समय राजेंद्र को किसी के चलने की आवाज आने लगी, जिससे उसकी नींद खुल गई। जब वह नींद से जागा था तो एक पल के सब कुछ भूल ही गया था, लेकिन अगले ही पल उसके मन में फिर से डर पैदा होने लगा। उसे कल रात की घटना फिर से याद आने लगी। इसी बीच उसे किसी के कदमों की आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। राजेंद्र की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो खड़े होकर झांक कर देखे या फिर कुछ बोले। एक तरीके से वो खुद को छुपाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या भूत से छुपना आसान है? राजेंद्र की यह कोशिश बिल्कुल नाकामयाब थी। उसे आज फिर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। वह घबराकर दीवार के कोने में चिपक कर बैठ गया। राजेंद्र बिल्कुल शांत था और रोने की सिसकियां को सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रोने की आवाज उसकी कोठरी से ही आ रही है, लेकिन उसे आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह रोने की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जो कि राजेंद्र के कानों को तकलीफ देने लगी थी। लेकिन राजेंद्र खुद कोई भी आवाज निकालना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं भूत उसकी आवाज सुनकर वापस ना आ जाए। राजेंद्र को वो आवाज इतनी बुरी लगने लगी थी कि वह उस कोठी से निकलने के लिए गेट की तरफ दौड़ा। लेकिन ये क्या, गेट तो बाहर से बंद था, उस पर तो ताला लटका हुआ था। उसने गेट के सरिये को पकड़कर खोलना चाहा, लेकिन अफसोस वह इतना बलवान भी नहीं था कि जेल में बने मोटे सरिये के दरवाजे को तोड़ पाता। इसी बीच उसकी नजर सामने फांसी कोठी यानी कि फांसी के तख्ते पर गई, जहां उसने देखा कि लीवर जिससे फांसी के तख्ते खुलते हैं अपने आप खींचा है। लीवर के खींचते ही तख्ता खुल गया।
लेकिन इस बार उसे कल वाला काले कपड़े से मुंह ढका भूत दिखाई नहीं दिया। ये घटना राजेंद्र के मन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से प्रभाव डाल रही थी। एक तरफ वह इस बात को लेकर खुश था कि आज उसे कल वाला भूत दिखाई नहीं दिया, लेकिन दूसरी तरफ डरा हुआ भी था, क्योंकि रोने की आवाज उसके बिल्कुल नजदीक से आ रही थी और जिस बात का डर था वही हुआ। वह अपनी कोठरी में जैसे ही पीछे की तरफ पलटा, उसके सामने वही भूत खड़ा था जिसने कल उसे मारने की कोशिश की थी। राजेंद्र की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। अब उसने चीखना शुरू कर दिया, बचाओ जेलर साहब। राजेंद्र कोठरी के गेट को हिलाने की कोशिश करता है और चीखता है, लेकिन उसकी चीख किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। राजेंद्र समझ चुका था कि अब उसकी मदद करने कोई नहीं आने वाला। राजेंद्र गुस्से में उस भूत से बोला, कौन है तू? मेरे पीछे क्यों पड़ा है? वो भूत मासूमियत से बोला, मैं निर्दोष हूं, मुझे यहां कैदी बना के रखा था। राजेंद्र सोचने लगा कि ये क्या कह रहा है। निर्दोष, ये कैसा नाम है? राजेंद्र बोला, निर्दोष, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम अपना चेहरा क्यों छुपाए हुए हो? वो कैदी भूत बोला, तो तुम्हें मेरा चेहरा देखना है, लो देखो। इतना कहकर उस भूत ने अपना चेहरे से वो काला कपड़ा हटा लिया। राजेंद्र उसके चेहरे को देखकर बुरी तरह घबरा गया। उसका चेहरा काला था और बाकी का हिस्सा गोरा। ऐसे तब होता है जब किसी को फांसी देने के लिए ले जाते हैं और वह बहुत ज्यादा डर रहा होता है। राजेंद्र घबराता हुआ हाथ जोड़कर बोला, देखो, मुझे कुछ मत करो, मैं तुम्हें नहीं जानता तो मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, प्लीज यहां से चले जाओ। भूत गुस्से में बोला, मैंने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। जैसे तुम गिड़गिड़ाकर कह रहे हो, तुमने कुछ नहीं किया। ऐसे ही मैं भी रोया था, गिड़गिड़ियां था, लेकिन मेरी भी किसी ने सुनी। इसी कोठरी में मुझे 1 हफ्ता बंद रखा और जो गलती मैंने की ही नहीं उसकी सजा मुझे मिली। इसीलिए मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वो फांसी का फंदा देख रहा है ना, उसी पर तुझे मौत दूंगा। और इतना कहने के बाद उसने राजेंद्र का गला पकड़ा और उसे ऊपर की ओर उठाने लगा। राजेंद्र ने एक बार फिर उस भूत से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम हो रहा था। अपने हाथ पैरों की ही जान लगाकर उससे छूटने की कोशिश कर रहा था, जो कि उसके लिए लगभग नामुमकिन था। भूत उसका गला इतना जोर से दबा रहा था कि राजेंद्र की जीभ भी बाहर आने लगी थी, उसकी आंखें फैलने लगी थी। राजेंद्र को ध्यान आया कि भूत से लड़ना उसके बस की बात नहीं, उसके भगवान ही उसे बचा सकते हैं। तो उसने एक बार फिर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। राजेंद्र ने जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, उस कैदी के भूत ने राजेंद्र को जमीन पर पटक दिया। जमीन पर पटकने से राजेंद्र के सिर से खून निकलने लगा। वह उठकर बैठ गया और अपना खून अपने हाथ से साफ करने लगा। इस बीच उसने हनुमान चालीसा पढ़नी बंद कर दी थी, जिसकी वजह से वह भूत दोबारा सक्रिय हो गया और उसने पास में रखे घड़े को राजेंद्र के सिर पर मारा। राजेंद्र खुद को संभालता, इससे पहले ही उस पर दूसरा हमला हो चुका था और वह भी सिर की उसी चोट पर। राजेंद्र अवचेतन अवस्था में जाने लगा था। वह हनुमान चालीसा पढ़ने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मजबूर था। उसके हाथ की हड्डी टूट चुकी थी, जिस वजह से वह जमीन के सहारे भी उठ नहीं पा रहा था, और दूसरी बात, अब वह बेहोश हो चुका था, जिस वजह से वह हनुमान चालीसा को नहीं पढ़ पा रहा था। राजेंद्र को इस तरह बेहोशी में पड़ा देखकर उस भूत को बहुत खुशी मिल रही थी। वह राजेंद्र को अपनी शक्तियों के द्वारा हवा में इधर से उधर पटक रहा था। वैसे तो राजेंद्र बेहोश हो चुका था, लेकिन दर्द से कभी कभी कराह उठता था। भूत के चेहरे पर जो काला कपड़ा ढका हुआ था, उसने वह काला कपड़ा राजेंद्र के मुंह पर ढका और उसे बाहर ले जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उस भूत को घंटियों की आवाज आने लगी। घंटी कोई ऐसी वैसी नहीं, आरती की घंटियां। दरअसल जेल के पीछे एक छोटी सी बस्ती है। वहां लोगों ने आज रात दुर्गा पूजा और जागरण का आयोजन रखा था। पूजा काफी धूमधाम से मनाई जा रही थी। साथ ही आरती की घंटी की पवित्र ध्वनि रात होने के कारण दूर दूर जा रही थी। साथ ही मंत्रों का उच्चारण भी हो रहा था, जो कि जेल में भी आसानी से सुनाई दे रहा था।
उस पवित्र ध्वनि को सुनकर उस कैदी भूत को परेशानी होने लगी और वो उस समय वहां से गायब हो गया। दुर्गा मां का जागरण सारी रात चला। जब सूरज निकलने लगा था तो प्रसाद बंटना शुरू हो चुका था। सूरज की पहली किरण के साथ जेल के अंदर भी सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन राजेंद्र अभी भी बेहोश जमीन पर उल्टा लहूलुहान पड़ा था। सुबह 7 बजे जब एक जेलकर्मी राजेंद्र के लिए नाश्ता लाया तो उसने राजेंद्र को बहुत बुरी हालत में पाया। उस जेलकर्मी ने गेट पर लगे ताले को भी देखा, वो अच्छी तरह बंद था। अब वह जेलकर्मी भागता हुआ जेलर के पास गया और राजेंद्र के बारे में बताया। जेलर अन्य सिपाहियों के साथ फांसी कोठी की ओर दौड़ पड़ा। इन सिपाहियों में भुवन और बिपिन भी शामिल थे। जैसे ही ये लोग वहां पहुंचे तो राजेंद्र की हालत देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि राजेंद्र को इतनी बुरी तरह किसने मारा है। जेलर की नजर गेट पर पड़े ताले पर पड़ी। ताला भी बंद था। जेलर ने ताले को खींचकर देखा तो सच में ताला अच्छे से बंद था, यानी कि अंदर कोई नहीं गया था। तो फिर राजेंद्र की ऐसी हालत किसने कर दी थी? उसने पास खड़े सिपाहियों से पूछा, तुम में से किसने इसका यह हाल किया? सभी सिपाही मना करने लगे और हैरानी से राजेंद्र को देखने लगे। जेलर भी जानता था कि उसके जेलकर्मी ऐसा नहीं कर सकते। जेलर ने सिपाहियों से कहा, जल्दी से ताला खोलो, राजेंद्र को बाहर निकालो, इसे डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। भुवन ने जल्दी से ताला खोला और अन्य सिपाहियों की मदद से जेल परिसर के डॉक्टर के पास लेकर गए। जेल परिसर के डॉक्टर ने राजेंद्र की मरहम पट्टी तो कर दी, लेकिन वह उसे होश में नहीं ला पाए। शायद उसे काफी गहरा सदमा लगा था और जेल परिसर में प्राथमिक इलाज की सुविधा थी और राजेंद्र की हालत ज्यादा खराब थी। जब 1 घंटे तक भी राजेंद्र को होश नहीं आया तो महानिरीक्षक ने जेलर को आदेश दिया कि वह राजेंद्र को अस्पताल ले जाए। जेलर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया। जेलर और अन्य 2 जेलकर्मी बिना देरी के राजेंद्र को लेकर पास के ही अस्पताल में चले गए। हालांकि अस्पताल भी आधे घंटे की दूरी पर था। वहां पहुंचते ही पट्टियों से लिपटे हुए एक आदमी को देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए हैं। कुछ ही देर में वहां पर मीडिया और प्रेस वाले भी आ चुके थे। उस दौर में लोग अधिकतर रेडियो सुनना पसंद करते थे। टीवी भी थे, लेकिन हर घर में नहीं। अखबार भी कुछ अमीर घरों में या फिर दुकानों वगैरह पर आते थे। इसीलिए शुरू में ज्यादा लोगों तक ये खबर नहीं पहुंच पाई। लेकिन कुछ दिनों में ये बात ऊपर के अफसरों तक भी पहुंची कि कोलकाता की अलीपुर की जेल हिरासत में एक कैदी बुरी तरह जख्मी हुआ है। काफी लोगों का कहना तो यह था कि राजेंद्र एक बदमाश आदमी था। उसने जरूर जेल में किसी जेलकर्मी के साथ बदतमीजी की होगी, इसीलिए उन्होंने राजेंद्र को मारा होगा। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। अस्पताल में भर्ती होने के कुछ घंटों बाद राजेंद्र को होश आ गया था और वहां कुछ पुलिस वाले भी मौजूद थे जो कि जेल कर्मियों से राजेंद्र की हालात के बारे जानने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वालों को भी यही शक था कि शायद राजेंद्र और जेल कर्मियों के बीच कोई बात हुई होगी या फिर कैदियों से कोई बात हुई होगी। राजेंद्र के होश आने के बाद पुलिस और जेलर के सामने राजेंद्र का बयान दर्ज हुआ। होश में आते ही राजेंद्र ने खुद को अस्पताल में पाया। उसका एक हाथ टूटा हुआ था। राजेंद्र अभी भी डर रहा था। उसने चारों तरफ नजर घुमाई थी तो वो आईसीयू में था और उस कमरे 2 पुलिस वाले मौजूद थे। राजेंद्र को होश में देख पुलिस वालों ने जल्दी से अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाया। उन्होंने राजेंद्र से उसकी हालत के बारे पूछा, जिस पर राजेंद्र बोला, सर, उस भूत ने मुझे मारा, बहुत मारा। मैं उससे विनती करता रहा, लेकिन उसने कहा कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं तो उसे जानता भी नहीं सर। ये सुनकर पुलिस वाले हैरान थे और साथ जेलर भी। पुलिस ऑफिसर ने उससे पूछा, तुम किस भूत की बात कर रहे हो? राजेंद्र ने जवाब दिया, निर्दोष भूत की। पुलिस ऑफिसर ने कहा, क्या निर्दोष? राजेंद्र ने कहा, हां, उसने यही कहा था कि वो निर्दोष है। राजेंद्र के बयान को सुनकर पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद राजेंद्र की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वे उस समय वहां से जाने लगते हैं। तभी राजेंद्र उन्हें रोकते हुए कहता है, सर, मुझे अकेला मत छोड़िए, वो फिर से मुझे मारने आ जाएगा।
पुलिस ऑफिसर ने कहा, तुम डरो मत, मेरे 2 सिपाही तुम्हारे साथ यहीं रुकेंगे। पुलिस ऑफिसर और जेलर बाहर आकर आपस में बातें करते हैं। पुलिस ऑफिसर जेलर से कहता है, सच सच बताओ अभिजीत जी, क्या मामला है? ये राजेंद्र इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? तुम लोगों ने उसे बहुत टॉर्चर किया है ना? जेलर ने कहा, नहीं नहीं, आप हमारे जेल कर्मियों से पूछ लीजिए। हमने तो उसे बस फांसी कोठी के पास सजा के तौर पर रखा था। आप चाहे तो जेल में आकर अन्य लोगों और कैदियों का बयान भी ले सकते हैं। पुलिस ऑफिसर बोले, तो तुम क्या कहना चाहते हो कि राजेंद्र की भूत वाली कहानी सच्ची है और उसे सजा के लिए भी अकेले कैसे छोड़ दिया? आपकी इस हरकत पर कार्यवाही भी हो सकती है और मेरी तो ये भूत की बात समझ से परे है। जेलर ने कहा, नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन जेल के किसी आदमी ने उसके साथ ऐसा नहीं किया और ताला तो बंद था। उसकी बस एक ही चाबी है, वो भी हमारे पास ही रहती है। आप चाहे तो महानिरीक्षक जी से भी पूछ सकते हैं। पुलिस ऑफिसर ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई राजेंद्र की कोठरी में गया नहीं और उसकी इतनी बुरी हालत हो गई? जेल की दीवारें भी इतनी ऊंची हैं, भला कोई कैसे अंदर आ सकता है? जेलर बोला, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। पुलिस ऑफिसर ने कहा, वो तो हम पता लगा ही लेंगे कि क्या गड़बड़ हुई है। वो एरिया पूरी तरफ सील कर चुके हैं, जल्द ही पता चल जाएगा कि आखिर ये हरकत किसकी है। जेलर निशब्द खड़ा था। वो कहता भी क्या? एक पल के लिए वो राजेंद्र की बात याद करने लगा कि वो बेचारा कितनी मिन्नतें कर रहा था कि उसे इस कोठी में नहीं रहना, लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं मानी। कहीं सच में किसी भूत ने ही तो? अरे नहीं नहीं, लेकिन फिर कौन? लेकिन उसे अपने एक जेल कर्मचारी की बात भी याद आई। उसने भी कुछ दिन पहले फांसी कोठी के पास एक कैदी की आत्मा के बारे में बताया भी था, लेकिन उस पर भी किसी ने विश्वास नहीं किया। जेलर जेल में वापस आकर सभी कैदियों से सख्ती से पूछताछ भी करता है, लेकिन उसे कोई भी क्लू नहीं मिलता। इस घटना के बाद बिपिन और भुवन राजेंद्र की बात जेलर को बताते हैं कि राजेंद्र उनसे भी मिन्नतें कर रहा था कि उसे किसी दूसरी कोठरी में शिफ्ट कर दो, लेकिन उसकी बात किसी ने भी नहीं मानी। दूसरी बात यह थी कि अगर किसी इंसान ने भी राजेंद्र को मारा है तो राजेंद्र भूत की झूठी कहानी क्यों गढ़ेगा? क्या वह नहीं चाहेगा कि उसका असली गुनहगार पुलिस के हाथों आए? इसीलिए राजेंद्र के बयान ने जेलर को उसकी भूत वाली कहानी पर सोचने को मजबूर कर दिया। साथ ही पुलिस भी यही विचार कर रही थी कि राजेंद्र जैसा बदमाश इतना पिटने के बाद भी इतनी झूठी कहानी क्यों कहेगा? अगर सच में किसी इंसान ने ही उसे मारा होता तो वह जरूर बताता, और राजेंद्र इतना कमजोर नहीं था कि वह यूं ही किसी इंसान से पिट जाए। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया है। साथ ही जब पुलिस ने फांसी कोठी के आसपास के एरिया और दीवारों का अच्छे से मुआयना कराया तो वहां कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो यह गवाही देता कि इस जेल में बाहर से कोई आया था या राजेंद्र की कोठरी के अंदर कोई गया था। जेल के अन्य कर्मचारियों से भी यही पता चली कि जिसमें राजेंद्र रहता था उस कोठरी की एक ही चाबी थी और वह भी जेलर के पास ही रहती थी। एक पल के लिए पुलिस का शक जेलर पर भी गया क्योंकि वह थोड़े सख्त थे, लेकिन जेल के अन्य कर्मियों ने जेलर का साथ दिया और बताया कि उस दिन जेलर अन्य जेल कर्मियों के साथ जेल के रिनोवेशन के काम में ही लगे हुए थे और सुबह 4 बजे जाकर अपने कमरे में सोए गए थे। जेलर के साथ उनका एक गार्ड भी रहता था, जिसकी गवाही के चलते जेलर पर शक करना सही नहीं था। अन्य कैदियों से जब पूछताछ की गई तो कुछ कैदियों ने भी भूत वाली कहानी सुनाई। पुलिस के हाथ अब खाली थे, ना उनके पास कोई सबूत था, ना कोई गवाह, और साथ ही राजेंद्र की भूत वाली कहानी। कानून में भूत प्रेतों के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए राजेंद्र के इस केस को यूं ही बंद कर दिया गया। जब राजेंद्र की हालत में थोड़ा सुधार आया तो उसे वापस जेल में शिफ्ट करने की तैयारी की गई। अखबार और टीवी चैनल पर लगातार जेल कर्मियों पर उंगलियां उठ रही थी, इसीलिए जेल कर्मियों में से ही किसी ने राजेंद्र को यह सुझाव दिया कि वह एक वकील कर ले और उससे कहे कि उसकी तरफ से केस लड़कर उसे जेल से रिहा करवा ले। लेकिन अफसोस,
राजेंद्र का केस कोई भी वकील नहीं लड़ना चाह रहा था। अब तो जेल कर्मी भी यही चाहते थे कि राजेंद्र जल्दी से यहां से निकल जाए और प्रेस और मीडिया के बार बार किए जाने वाले सवालों से उन्हें भी छुटकारा मिल जाए। अब राजेंद्र तो वापस अपने अन्य साथियों के साथ कोठरी में था, लेकिन उसकी दिमागी हालत सच में ठीक नहीं थी। 2-4 दिन बाद जब वो थोड़ा सामान्य हुआ तो जेल के अन्य कैदियों के साथ मेन ग्राउंड में घास की सफाई कर रहा था, तो वहां उसे जेल के ही एक कैदी मुकुल ने बताया, मैं जानता हूं तुम्हारा ये हाल किसने किया है। मुकुल के मुंह से ये सुनकर राजेंद्र उसकी ओर आकर्षित हुआ और अपना काम छोड़कर उसने देखने लगा। मुकुल ने बताया, मुझे इस जेल में 3 साल हो चुके हैं। लगभग 8 महीने पहले यहाँ एकलव्य रॉय नाम का एक लड़का आया था। उसकी उम्र लगभग 25 के आसपास थी। एकलव्य पर एक 16 साल की लकड़ी से रेप करने और उसका मर्डर करने का आरोप लगा था। एकलव्य देखने में भी सीधा था और जहां तक मैंने उसे उन 8 महीनों में परखा था, वो सचमुच ऐसा काम नहीं कर सकता था। उसके केस में काफी सारे पहलू ऐसे थे जो मर्डर, रेप और एकलव्य को आपस में नहीं जोड़ते थे। फिर भी उसी को दोषी माना गया। एकलव्य एक गरीब परिवार का लड़का था, इसीलिए उसके माँ बाप एक वकील तक नहीं कर पाए जो उसे न्याय दिला पाता। ये केस इतनी जल्दी में हुआ कि केवल 8 महीने के अंदर ही कठोर सबूत ना होने बाद भी उसे फांसी पर लटका दिया। मुझे याद है, वो जब भी मेरे साथ होता था तो अपनी बेगुनाही बयान करता रहता है। यहाँ आने के बाद वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। वो बार बार यही कहता था कि उसे फंसाया गया है और वो निर्दोष है, लेकिन फिर भी उस पर किसी ने यकीन नहीं किया। यकीन करता भी क्यों? आखिर कानून अंधा जो है और गरीब की वैसे भी कोई नहीं सुनता। उसको फांसी देने से 1 हफ्ते पहले तक उसी कोठरी में रखा गया था जिसमें तुम रहे थे, ठीक फांसी के तख्ते के सामने। जिस वक्त उसे फांसी दी जा रही थी, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, मैं निर्दोष हूं। उसकी चीख इतनी तेज थी कि अन्य कैदियों को भी सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे बचाना किसी के हाथ में नहीं था। सच में उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। एक बार इस जेल में जिला प्रमुख आने वाले थे। उनके स्वागत में पूरी जेल में साफ सफाई की जानी थी। उनके आने से 1 रात पहले तक कैदियों को साफ सफाई का काम दिया गया था। मेरे साथ एक और कैदी भी फांसी कोठी के एरिया को साफ करने गया था। उस रात हमें भी एक आदमी मुंह पर काला कपड़ा ढके दिखाई दिया था, जो बिना देखे ही फांसी के तख्ते की ओर जा रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि वो एकलव्य ही था। उसकी कद काठी से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। वो अधिकतर समय मेरे साथ ही बिताता था। राजेंद्र ने पूछा, उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया क्या? मुकुल बोला, इससे पहले वो कोई हरकत करता, हमें सर ने आवाज लगा दी थी और हम वहां से चले आए। इसके बाद जेल कर्मी में से एक आदमी ने भी एकलव्य की आत्मा को देखा था, वो भी फांसी पर लटकते हुए। जब उसने ये बात अपने अधिकारी को बताई थी तो उसको बहुत फटकार पड़ी थी। इन भूत प्रेतों पर वही यकीन करता है जिससे साथ बीती होती है। मेरी मानो तो एक अच्छा वकील करके यहां से चले जाओ, या फिर अपना रवैया ठीक कर लो ताकि तुम्हें दोबारा उस फांसी के तख्ते के सामने वाली कोठी में ना रहना पड़े। मुकुल की सलाह को राजेंद्र ने अच्छी तरह से सुना और अपने एक आदमी से कहा कि वो किसी अच्छे वकील का इंतजाम करे। राजेंद्र का केस कोई भी हाथ में नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो अक्सर सभी को परेशान करता था। लेकिन उस समय उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया, जो उसे 1 साल बाद एक अच्छा वकील मिल गया। राजेंद्र ने भी फैसला कर लिया था कि अब से वो बुरे काम नहीं करेगा, सादा जीवन जिएगा और दूसरों की सेवा करेगा। वकील की जद्दोजहद के बाद आखिर उसे जमानत तो मिल ही गई। बाद में वह अपनी तारीखों पर जाता रहा। आज भी राजेंद्र जब किसी को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताता है तो बहुत लोगों को यकीन नहीं होता, लेकिन कुछ उस घटना को सच मानते हैं, क्योंकि अब राजेंद्र पूरी तरह बदल चुका था। राजेंद्र तो बचकर आ चुका था, लेकिन उसके बाद भी शायद किसी के साथ ऐसा ही हुआ होगा। सन 2019 में अलीपुर जेल को ये कहकर बंद कर दिया कि यहाँ उपयुक्त सुविधाएं नहीं थीं। सुविधाएं नहीं थीं या फिर वहां कुछ और ही चला रहा था, ये तो भगवान ही जाने।
राजेंद्र की घटना के बाद भी अलीपुर जेल के भूत के वाकये बंद नहीं हुए थे। कौन जाने राजेंद्र की तरह और कोई कैदी भी एकलव्य का शिकार हुआ हो। जहां तक सुविधाओं की बात है, प्रशासन चाहता तो सुविधाएं उपलब्ध हो सकती थीं, लेकिन किसी ने कोशिश क्यों नहीं की, ये सोचने वाली बात है। साथियों, मैं नहीं जानता कि आप इस स्टोरी पर कितना यकीन कर पाएंगे, लेकिन जैसी स्टोरी हमें राजेंद्र ने बताई थी, वो स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। स्टोरी इसी के साथ यहीं पर कंप्लीट होती है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये स्टोरी आपको काफी अच्छी लगी होगी। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली स्टोरी पर।